हेलो दोस्तों। नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिवीजन सीरीज में हम लोग ने कोरिलेशन कवर किया था चैप्टर नंबर 17 में क्यूए के अंदर। कोरिलेशन का ही एक और भाई है ऐसा बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। अब बेसिकली कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, वो क्या सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है कि दो वेरिएबल्स आपस में कितने कनेक्टेड है लीनियरली, और उस लीनियर कनेक्शन के कारण ही हम लोगों को ये आइडिया आ जाता है कि जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो कितनी स्ट्रांग है, चाहे पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, पर कितनी स्ट्रांग है। लेकिन कई बार स्टैटिस्टिक्स में प्रेडिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कोरिलेशन से एक स्टेप आगे चलते हुए रिग्रेशन जो है वो हमें प्रेडिक्शन में मदद करता है। प्रेडिक्शन का मतलब प्रिंसिपली हो गया कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इतनी है तो दूसरे वेरिएबल की प्रेडिक्टेड वैल्यू कितनी होगी, वो बेसिकली जो हमें चेक करना है वो हमें रिग्रेशन हेल्प करता है। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू मतलब प्रिंसिपली क्या, जैसे हम कोरिलेशन में क्या करते थे, एक्स और वाई, जैसे हम कोरिलेशन में क्या करते थे, एक्स और वाई। तो बेसिकली इसमें सपोज जैसे दे दिया है 10, 20, 30, 40, 50, करेक्ट, और y में सपोज आ गया है हमारा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये देख के क्लियर कट पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि हमारा जो r है वो कितना है, 1 है। लेकिन रिग्रेशन इसके बियॉन्ड जाता है, मतलब अगर x की वैल्यू 60 हुई तो y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब ये तो क्योंकि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और डायरेक्ट दिख रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत डायरेक्टली पता चल गया है। बट कई बार जब पॉजिटिव रिलेशनशिप हो लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं हो, तो फिर कहानी कैसे वर्क करेगी, उसके लिए हम लोग ढूंढते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब बेसिकली हो जाता है हमारा बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। बी वाई एक्स को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, एंड बी एक्स वाई को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई। अब ये वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई क्या है? y ऑन x का मतलब बेसिकली हो गया y इज डिपेंडेंट ऑन x, और x y का मतलब हो गया x इज डिपेंडेंट ऑन y। जैसे कि हम लोगों को यह देखना है हिस्टोरिकली कि रेनफॉल और यील्ड ऑफ व्हीट, तो यहां पे यील्ड ऑफ व्हीट विल बी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ना कि उल्टा कि रेनफॉल विल बी डिपेंडेंट ऑन यील्ड ऑफ व्हीट। चलो इस बार तो यील्ड ऑफ व्हीट ज्यादा आई है तो बेसिकली बारिश ज्यादा हो जाती है, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली मे बी टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, या टेम्परेचर एंड सेल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, या टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम्स। तो यहां पे जो तीनों सेल के एग्जाम्पल लिए वो किस पे डिपेंडेंट होंगे? टेम्परेचर पे। तो कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंडेंट है, उसके बेस पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकलते हैं, जो कि वैसे सेम ही होते हैं, सिर्फ एक्स और वाई की स्वैपिंग है।
तो वैसे सेम ही हो तो एक्स ऑन वाई की स्वैपिंग है, मतलब कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में y हम मान रहे हैं जो कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और x मान रहे हैं कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। किसमें, बी वाई एक्स में। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर बी एक्स वाई की बात करूं तो जो बी एक्स है, मतलब x है यहां पे, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्रिंसिपली इसी के बेस पे ही हमारी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होती है या वर्क करती है। तो क्यों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की अपने आप में यूटिलिटी है, क्योंकि कोरिलेशन तो सिर्फ कनेक्टेड है कि नहीं वो बता के रह जाता है, उससे बियॉन्ड जाना हो जब, मतलब कि आगे प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होगी वो जब चेक करना हो, तो कौन काम आएगा, फिर हमारा रिग्रेशन काम आएगा। तो इसके लिए पहले हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूला समझेंगे, फिर हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन समझेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर्टी समझेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमेशा। पहला कौन सा आता है, जहां पे बेसिक चीजें आपके आ जाएगी थ्योरी या प्रॉपर्टी बेस्ड, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड, और तीसरा एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये तीनों हमेशा हमें जनरली वर्क करने होंगे। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के अंदर अगर हम देखें तो हमारा पहला फॉर्मूला बी वाई एक्स, इनको मैं पैरेलली बता रहा हूं, और बी एक्स वाई, ठीक है, इनके फॉर्मूलेज क्या बनेंगे, इनके फॉर्मूलेज हमारे सिंपली अगर बनेंगे, यहां लिख देते हैं बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। तो बी वाई एक्स मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x, ये बन जाता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन व्हाट, वेरिएंस ऑफ x, और ये बन जाता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ y। अगर इससे मैं थोड़ा r का फॉर्मूला याद दिलाऊं तो क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। वहां पे हम लोग ये मानते थे कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब दोनों कैसे भी वर्क कर सकते हैं, एक का दूसरे पे निर्भरता डिपेंड नहीं है, ये r में हम देखते थे, राइट। तो यहाँ पे बी वाई एक्स में कौन इंडिपेंडेंट है हमारा, x, तो वो उसका वेरिएंस आ गया, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड ऑफ x। और बी एक्स वाई में कौन इंडिपेंडेंट मान रहे हैं हम लोग, y, तो उसका इंडिपेंडेंस आ गया यहाँ पे। तो दिस इज हाउ जनरली द थिंग वर्क्स, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ x, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ y। इसको मैं और ओपन करूं तो ये क्या बन जाता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n, ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है। और वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो ये n और n कट जाता है, करेक्ट। यहां पे ये बन जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो टेक्निकली इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। इसी कोई और ओपन करूं मैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा ऑफ x इंटू सिग्मा ऑफ y अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ x का होल स्क्वायर। आपको याद हो तो कोरिलेशन में ये क्या होता था, यहाँ पे सेम चीज y की भी आ जाती थी और दोनों अंडर रूट होते थे। यहाँ पे ऐसा समझो 2 बार यही अंडर रूट आया है, तो अंडर रूट कैंसिल होके सिर्फ x का ही पार्ट रह गया है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा ऑफ x इंटू सिग्मा ऑफ y अपॉन n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ y का होल स्क्वायर। एंड फिर हमारा आ जाता है एक और फॉर्मूला इसी का ही बेस, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन u एंड v, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा n सिग्मा uv माइनस सिग्मा ऑफ u इंटू सिग्मा ऑफ v
अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर एंड एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा ऑफ यू इंटू सिग्मा ऑफ वी अपॉन एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ वी का, यहाँ पे मैंने क्या किया है, x को u में कन्वर्ट कर दिया है, y को v में कन्वर्ट कर दिया है बाय ब्रिंगिंग व्हाट, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या करना है, प्लस माइनस, चेंज ऑफ स्केल मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जब हम इसको ध्यान में रख के हमारा नॉर्मल बी वाई एक्स बी एक्स वाई निकालते हैं तो वो क्या सिग्निफाई करता है। जैसे आर में हमने क्या देखा था कि आर की रेंज क्या होती है, अगर देखे फंडामेंटली तो -1 टू +1, लेकिन बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की रेंज क्या होती है, -∞ टू +∞, कितना भी हो सकता है, इधर भी इधर भी। आर में एक और चीज देखी थी हमने कि वो तो यूनिट फ्री मेजर है, यहां पे यूनिट फ्री नहीं हो रहा। जैसे सपोज रेनफॉल को मैंने सेंटीमीटर में मेजर किया था, ठीक है, और यील्ड को मैंने टन्स में मेजर किया था, करेक्ट। तो बेसिकली सेंटीमीटर इंटू टन्स अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा आता है। तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कट गया तो टन अपॉन सेंटीमीटर बैठ जाता है। तो टन अपॉन सेंटीमीटर मतलब बेसिकली ये हमारा क्या बन जाता है, दिस इज सिग्निफाइंग के बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में यूनिट्स रहती है। क्या रहती है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में यूनिट्स रहती है। तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई की यूनिट्स क्या हो सकती है, वो तो जो डेटा होगा वो यूनिट्स होगी, बस हमें ये ध्यान रखना है कि यूनिट्स होगी। अनलाइक आर, जैसे आर में क्या होता था, यूनिट्स कैंसिल, क्योंकि अगर मैं यही सेंटीमीटर और यील्ड मतलब टन्स या केजी का वैल्यू ढूंढूं तो ऊपर भी सेंटीमीटर इंटू केजी टन्स आ जाता है, नीचे भी आ जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहां पे ये नहीं होगा। तो पहली इसकी रेंज क्या है, -∞ टू +∞। दूसरा इट इज नॉट ए यूनिट फ्री मेजर, ठीक है। वैसे ये प्रॉपर्टी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में गड़बड़ ना कर दो इसलिए हम लोगों को ध्यान में रखना है। थर्ड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। इसके ऊपर पर्टिकुलर सम्स है जो भी मैं बताऊंगा, बट अनलाइक आर, आर क्या था, independent of both change in origin and change in scale, whereas regression coefficient are independent of change in origin but dependent of change in scale. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है हमारा, नेक्स्ट पार्ट आता है जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। ये कैसे आया, इसका भी जरा बेस देख लेते हैं। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। बी वाई एक्स में ऊपर क्या रखते थे हम लोग, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, नीचे क्या रखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ x। कैसे, बिकॉज r इक्वल टू होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। तो ये इधर जब जाएगा तो कोवेरिएंस की जगह मैं क्या रख सकता हूं, r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होते ही हमारा क्या फॉर्मूला बच जाता है आर का, सॉरी बी वाई एक्स का, आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स। और सिमिलरली बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला बच जाएगा, आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स अपॉन, हमेशा ध्यान रखना जो इंडिपेंडेंट है वो नीचे आएगा अपॉन में। तो
अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, कैंसल 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 कैंसल, तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई क्या बन जाएगा आपका, आर स्क्वायर्ड। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई क्या बन जाएगा आपका, आर स्क्वायर्ड। तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी आ जाती है क्या, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब आर किसके बीच में रहता है, -1 to 1, किसके बीच में रहता है, -1 to 1, तो आर स्क्वायर किसके बीच में रहेगा, 0 to 1, किसके बीच में रहेगा, 0 to 1। क्यों, बिकॉज -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट किसके बीच में आने वाली है, 0 to 1 के बीच में आने वाली है। तो मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 to 1 के बीच में ही होगा, और अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 to 1 के बीच में होगा तो इसका मतलब अगर एक 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इज बिटवीन 0 to 1। इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर एक 1 से बड़ा होगा, एक 1 से बड़ा होगा तो दूसरा 1 से छोटा होगा, कुछ इस तरह के दोनों का प्रोडक्ट 0 to 1। ऐसा नहीं कि एक 1.1 है तो दूसरा 0.99 है, ठीक है, वो तो हमें चेक करना पड़े, बिकॉज 1.1 इंटू 0.99 तो 1 से बड़ा ही हो रहा है, तो पहला 1 से बड़ा है, जैसे 5 है, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 5 है, तो दूसरा जो है वो क्या होगा, 0.2 या उससे छोटा ही होगा, बिकॉज 5 इंटू 0.2 क्या हो रहा है, 1, उससे छोटा 1 या उससे छोटा, ऐसा। सो प्रोडक्ट ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इज बिटवीन व्हाट, 0 to 1। उसके बाद एक और चीज, क्या एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, साइन ऑफ आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड कोवेरिएंस इज सेम। क्योंकि चारों में ही ऊपर क्या आता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। जैसे कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। आर में क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार से ही शुरू होता है। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है। और नीचे सब में क्या आ रहा है, स्टैंडर्डेशन स्टैंडर्डेशन स्टैंडर्डेशन, तो वो तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, तो नीचे कभी नेगेटिव आ नहीं सकता है, और ऊपर सब में सेम है, तो अगर एक में नेगेटिव आया तो चारों में नेगेटिव आएगा। इसका मतलब आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स और कोवेरिएंस, इन सभी की साइन जो है वो क्या होती है, सेम होती है। इन सभी की साइन जो है वो क्या होती है, सेम होती है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो ये एक और पार्ट आ गया जिसको हमें फ्रीक्वेंटली मेजर करके वैल्यू चेक करना है। तो वापस अगर देखें तो देखो इनकी रेंज क्या होती है, इंडिपेंडेंट रेंज माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। मतलब हो सकता है आपका बी वाई एक्स 10,000 भी हो, पर बी वाई एक्स 10,000 होगा तो बी एक्स वाई क्या होगा, 0.000001 या उससे छोटा, ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या हो, 0 to 1 के बीच में हो। ठीक है, इट्स नॉट अ यूनिट फ्री मेजर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। Multiplication of byx and bxy is equals to r square. That is why value of both are so derived that if one is greater than 1 the other is less than 1, and product of both is between 0 to 1. ठीक है, and sign of r byx and bxy and covariance is same, is same. इसके बेस पे बहुत क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं और उन्हीं के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने कोरिलेशन में भी बोला था कि सेट बी इस चैप्टर का जो स्टडी मैट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, यही आएंगे ऐसा तो जरूरी नहीं, बट इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो कवर होंगे। एक और चीज देख लेते हैं, यहां पे तो अभी हमने क्या निकाला है, रिग्रेशन
कोएफिशिएंट, लेकिन एक और चीज आती है रिग्रेशन इक्वेशन। तो बाकी की प्रॉपर्टीज में रिग्रेशन इक्वेशन समझा के फिर लेता हूं। तो जैसे दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं वैसे दो रिग्रेशन इक्वेशन भी हो जाती है। क्या? y इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, हमने लीनियर रिलेशनशिप बना दी। इस मेथड को क्या बोलते हैं? लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये भी थ्योरी में आ जाता है कि ये जो हम मेथड सीख रहे हैं वैल्यू निकालने का, इसको क्या बोलते हैं? लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो मैंने क्या किया, y, इसमें y कैप रखते हैं। ऐसा y कैप क्यों? बिकॉज दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। तो व्हाट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y? a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। व्हाट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x? c प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। c प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ये क्या हो गया? देखो y क्या होगा? जो भी चेंज इन वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो x से मल्टीप्लाई करेगा और ये हमारा कांस्टेंट है। सो दिस इज द स्लोप एंड दिस इज कांस्टेंट। अगेन हियर दिस इज द स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है इजी भाषा में? रेट ऑफ चेंज। तो जैसे y इक्वल टू 5 प्लस 2x आ रहा है, इसका मतलब बी वाई एक्स क्या है? 2, मतलब x में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो y में कितने का चेंज आ रहा है? 2 यूनिट का चेंज आ जाएगा। और ये a5 है। अगेन जस्ट लाइक कोरिलेशन, आई एम नॉट कवरिंग अप इन द रिविजन द फुल फ्लेज बिगर क्वेश्चंस, बिकॉज वो वन थिंग, एक तो 11-12 लेवल पे आ भी जाते हैं। सेकेंड थिंग, नॉर्मली 1 मार्कर एमसीक्यू में हम लोगों को एप्लीकेशन या फॉर्मूला या प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस रहता है, तो वो बेसिस है। तो फिर भी ये मैं कवर कर रहा हूं। तो y कैप इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, में बी वाई एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप, और a हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो सर बी वाई एक्स तो हमने निकालना सीखा, a क्या होता है? a होता है, a के लिए भी इजी तरीका बता रहा हूं निकालने का। बेसिकली क्या होगा? a कुछ ये बन जाएगा ऐसा, a इक्वल टू वाई माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स। लेकिन y और x की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। जैसे मैंने यहां वैल्यू ली, देखो x y, अभी जो एग्जांपल लिया था 10 20 30 40 50, फिर 1 2 3 4 5। सपोज x इज डिपेंडेंट ऑन y है, तो फिर ये वाला पार्ट लगेगा, और y इज डिपेंडेंट ऑन x है तो ये वाला पार्ट लगेगा। ठीक है, अब ये देखो यहां पे मैंने एक में क्या कर दिया, y माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स, बट y और x की वैल्यू कितनी लू? ये तो इतनी सारी वैल्यूज है, तो मैं सबकी क्या कर दूंगा? एवरेज। सबका क्या कर दूंगा? एवरेज। तो बेसिकली अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालने को बोलेंगे या पूछेंगे तो a की वैल्यू ये रही, y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, और आपका बी वाई एक्स का वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 1 2 3 4 फॉर्मूलाज, 5 फॉर्मूलाज है उसके। एक कोवेरिएंस वाला, दूसरा उसको ओपन करेंगे वो, थर्ड सिग्मा एक्स वाई वाला, फोर्थ सिग्मा यूवी वाला, फिफ्थ शॉर्टकट फॉर्मूला आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स। इधर आ जाए अगर तो c की वैल्यू क्या बनेगी? x माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई, बट ये तो इतनी सारी वैल्यूज है तो इसका एवरेज लेंगे हम लोग। तो ये हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है, और ये जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है वो हमारा क्या है? स्लोप। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिग्रेशन इक्वेशन। मतलब बेसिकली ऐसा हो रहा है कि सपोज मैंने प्लॉटिंग कर दी, टक 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 टक, ये x और y की इतनी सारी प्लॉटिंग कर दी। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या बोलता है? हम एक ऐसी लाइन निकाल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं जो इनके वर्टिकल डिस्टेंसेस को के स्क्वायर को मिनिमाइज कर दे। मतलब ये सबसे नजदीक है आउट ऑफ फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स का डिफरेंस के स्क्वायर का टोटल लगाएंगे अगर तो उससे डेराइव होता है। मतलब ये आइडियल रिप्रेजेंटेशन हो गया ये जो प्लॉटिंग की है उसकी रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप तो नहीं है, क्योंकि लीनियर होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगी, बट इधर तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर भी हमें अगर रिलेशनशिप निकालनी है तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे? ये जितने भी पॉइंट्स है एक ऐसी लाइन के जो वर्टिकल डिस्टेंसेस है उसके स्क्वायर
क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, वो चेक करना होता है। ठीक है, तो इससे हमारा एक और पार्ट या कुछ और चीजें आ जाती है, अबाउट व्हाट, अबाउट रिग्रेशन इक्वेशन। तो दो रिग्रेशन इक्वेशन होती है, ध्यान रहे, एक कौन सी होती है बी वाई एक्स, दूसरी कौन सी होती है बी एक्स वाई। एक कौन सी होती है बी वाई एक्स और दूसरी कौन सी होती है बी एक्स वाई। अब दोनों को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो अलग अलग पार्ट आ सकता है जो हमें ध्यान में रखना है। अगर r +1 या -1 होगा तो दोनों रिग्रेशन लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। मतलब दो दो है ही नहीं, दो एक ही है, एक नीचे से ऊपर जा रही है, एक ऊपर से नीचे आ रही है। और अगर r की वैल्यू 0 होगी तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इफ r is +1 or -1, both the regression equations will be coincident to each other, and if r is 0 then both the regression equations will be perpendicular. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे, perpendicular to each other। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि the angle between the two regression lines is dependent on what, r byx bxy covariance। तो हम क्या लिखेंगे r, बिकॉज r 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, r +1 या -1 होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट टू ईच अदर हो जाएंगे। वो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है। ऑल्सो जो ऊपर बताया था रेट ऑफ चेंज और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी वो भी ध्यान रखना है। रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप, और कांस्टेंट मतलब जो फिक्स ही रहता है इसके बेस पे। और ये जो पूरा मेथड है, ये मेथड क्या होता है हमारा, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, वो हमें प्रिंसिपली और ध्यान रखना है। सो दिस इज योर बेसिक case of coverage of whole symbols and properties of byx and bxy, जिनको हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो कि हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक स्टेप और आगे जाए तो एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल ली हमने, एक्चुअल थोड़ा सा अलग भी तो हो सकता है क्योंकि ये तो हम हिस्टोरिकली बेस पे निकाल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर। क्या बोलते हैं, एरर, विच इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एंड y कैप। y कैप मतलब जो हमने एस्टिमेट किया है, y मतलब जो एक्चुअली आया है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, एरर। वो हमें प्रिंसिपली ध्यान में रखना है। तो ये एक प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग हो गई अबाउट योर होल सीन ऑफ रिग्रेशन। कोएफिशिएंट्स दो होते हैं, जैसे r एक ही होता था, ये दो होते हैं। ये हमारे सारे फॉर्मूलाज आ गए, फॉर्मूला नंबर इन, मीन, 3 और 4, और यहाँ पे भी इन, मीन, 3 और 4। 5 नंबर फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, वो है हमारा बी वाई एक्स इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x, एंड बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ bxy is equals to standardization of x upon standardization of y। इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू तो 0 to 1 के बीच में ही होती है, वो ध्यान रखना है। सो ये हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टीज हो गई अबाउट ऑल बेसिस, ऑल बेसिस, और उसके बेस पे ही हम लोगों को थोड़ा सा चेक करनी रहेगी चीजें। चलिए, जैसा कि मैंने बोला था कि अब थोड़े से हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे जाएंगे, सेट बी, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि कैसे बेस रहेगा। 1 to 15 हम कवर कर चुके थे कोरिलेशन के अंदर, 16 ऑनवर्ड्स हम चेक करेंगे अभी रिग्रेशन के अंदर।
स्टार्ट करते हैं, ये हमारा स्टडी मैट का ही पार्ट है। 16 फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस ऑब्टेन्ड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन y एंड x। तो ये क्या है अभी देखते हैं। अगर 5a प्लस 10b इक्वल टू 40 है और 10a प्लस 25b इक्वल टू 95 है और हमें बोला हुआ है रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज गिवन बाय व्हाट। तो यहाँ पे सिर्फ b देना, अगर ये लोग b, तो b का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, और a मतलब हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x की बात करें तो y ऑन x क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, ऐसा होता है। तो अगर यूं होगा तो यहां पे हम लोग क्या मानेंगे, a और b की वैल्यू इन्होंने मिसिंग छोड़ दी है, तो a और b की वैल्यू मिसिंग छोड़ दी है, मतलब x और y की वैल्यू इनडायरेक्टली दे दी है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा 10a प्लस 20b इक्वल टू 80 एंड 10a प्लस 25b इक्वल टू 95, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस 5b इक्वल टू माइनस 15, तो b इक्वल टू क्या आ गया 3, तो ये 3 आ जाएगा b इक्वल टू, और 3 को उसमें डालता हूं तो 23 जा 60, 80 में से 60 गया, कितना बचा 20, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/10 2, तो 2 प्लस 3x ये हमारी वैल्यू बननी चाहिए। क्यों ऐसा, बिकॉज इसमें इन्होंने y ऑन x बोल दिया है और a और b की वैल्यू मिसिंग छोड़ दी है, मतलब x और y की वैल्यू दे दी है। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इंसाफ है। क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज पुट करके सीधा ढूंढ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी एक चीज आपको कि हमारी दो रिग्रेशन लाइंस बनती है। दो रिग्रेशन लाइन बनने में a और c यूज कर रहे हैं हम लोग, बी वाई एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, बी एक्स वाई इक्वल टू सी प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। तो ये a और c को ढूंढने में हमको क्या काम में आता है, x बार y बार, x बार y बार, मतलब दोनों ही लाइंस ढूंढने में x बार y बार कॉमन है, इसीलिए दो रिग्रेशन लाइन जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, x बार कॉमा y बार, क्या बोलेंगे, x बार कॉमा y बार। सो वो प्रिंसिपली हम लोगों को ध्यान में रखना है, और इसके बेस पे ये क्वेश्चन भी बन जाता है हमारा अगला, क्या, इफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y आर गिवन बाय दिस, देन अरिथमेटिक मीन्स ऑफ x एंड y आर व्हाट। तो दो रिग्रेशन लाइन दे दी है, दोनों कहां इंटरसेक्ट करेगी, x बार y बार पे, तो इंटरसेक्ट मतलब कॉमन पॉइंट ढूंढना है, मतलब ये तो बेसिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, क्या, कॉमन पॉइंट ढूंढने वाला। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू -1 एंड 5x प्लस 6y इक्वल टू -1। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या आ जाएगा 4x, ये क्या आ जाएगा 6y, ये क्या आ जाएगा -2। अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस तो ये स्वाहा हो गया, माइनस ये हो गया -x, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 इज, तो -x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, x की वैल्यू 1 है, पुट करते हैं, 4x उधर चला जाएगा तो 6y इक्वल टू -6 हो गया, तो y इक्वल टू -1, तो 1 और -1 देखो दो वैल्यूज है, बट x एंड y है तो पहला x है, इसलिए आंसर क्या आएगा a। प्रॉपर्टी क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी इज कि दो रिग्रेशन लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्शन का कॉमन पॉइंट हमारा क्या होता है, x बार y बार। तो अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि अरिथमेटिक मीन ढूंढो, तो कुछ नहीं, सॉल्व फॉर x और y कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा उस केस में। आगे चलते हैं, 18th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 19th वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन द रिग्रेशन इक्वेशंस 3x प्लस y equal to 13 and 2x plus 5y equal to 20, which one is the regression equation y on x। चलो समझते हैं, इसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी देखी थी, क्या प्रॉपर्टी देखी थी हमने,
दोनों रिग्रेशन इक्वेशन, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होगा, 0 to 1 के बीच में होगा, और दोनों की साइन क्या होगी, सेम होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन ढूंढे तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल। तो ये हिट एंड ट्रायल क्या होता है समझते हैं। y इक्वल टू 13 माइनस 3x दिया हुआ है, और x इक्वल टू 20 माइनस 5y अपॉन टू ऐसा दिया हुआ है। ये क्या किया मैंने पहली वाली इक्वेशन को क्या मान लिया है, y ऑन x। दूसरी वाली इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया है, x ऑन y। सर ऐसे कैसे मान लिया, हिट एंड ट्रायल का मतलब ही यही होता है, ट्रायल एंड एरर। हिट करके देखते हैं, लगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्राई करेंगे। तो मैंने पहली वाली इक्वेशन को क्या माना, y ऑन x। अगर y ऑन x मान रहा हूं मतलब y के टर्म्स में लिखूंगा वैल्यू को, इसलिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को y के टर्म्स में लिख दिया, देख लो। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, x ऑन y, तो उसको मैंने x ऑन y के टर्म्स में लिख दिया। तो x इक्वल टू 20 माइनस 5y अपॉन टू। अब यहां पे प्रॉपर्टीज चेक करनी है। क्या प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी देखो, इसके हिसाब से b y x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3, और b x y की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/2। क्या साइन सेम है क्या, हाँ, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5/2 इंटू 3 कितना आ रहा है, 7.5। 7.5 0 के बीच, 0 to 1 के बीच में है कि बाहर है। तो क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है। गलत है मतलब ये y ऑन x नहीं होगा, इसको मिटा दो। ये x ऑन y नहीं होगा, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, सबको मिटा दो। चेंज करते हैं, चेंज क्या हो सकता है, इसको मैं क्या मान लूंगा, x ऑन y, इसको क्या मान लूंगा, y ऑन x। इसको x ऑन y मानूंगा तो x के टर्म्स में लिखूंगा इक्वेशन को, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस y अपॉन 3, और y क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2x अपॉन 5। तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इधर क्या बैठेगा, -2/5 इंटू -1/3। क्या दोनों की साइन सेम है, जी सर। क्या दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बैठ रहा है, -2/15, सॉरी +2/15। +2/15 1 से 0 to 1 के बीच में है कि बाहर है, बीच में है। अगर बीच में है मतलब क्या हमारा अजम्पशन सही है, हाँ, मतलब जो हमारी y ऑन x है वो कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट के सेकंड, डन। इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जहां पे हम अज्यूम करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे प्रॉपर्टी मैच हो रही है, आगे बढ़ेंगे, नहीं मैच हो रही तो चेंज करके ओवरऑल देखेंगे। सेम ऐसा एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए ये भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे क्या करेंगे, देखो, गिवन द फॉलोइंग इक्वेशंस, विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन, x ऑन y। तो पहले वाले को x ऑन y लूंगा अगर मैं, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 ऐसा बैठ जाएगा, और दूसरे वाले में y इक्वल टू 15 माइनस 3x अपॉन 4। इसको मैंने y ऑन x माना सेकेंड वाली को, फर्स्ट वाली को क्या माना, x ऑन y। देखो ये तो आगे ही नहीं बढ़ना है, क्यों, क्योंकि इधर प्लस साइन है, यहां क्या साइन है, माइनस। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की साइन ही अपोजिट हो गई, क्योंकि देखो जो y के साथ चिपका हुआ है वो बी एक्स वाई है, और जो x के साथ चिपका हुआ है वो बी वाई एक्स है। दोनों की साइन ही अपोजिट है। साइन अपोजिट है मतलब अजम्पशन सही, अजम्पशन सही नहीं है मतलब ये तो नहीं कर सकते।
इनफैक्ट इसमें आपको सम देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो कभी भी ये बन ही नहीं सकता है। बट मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। अब मैं इसको y ऑन x लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 10 इज इक्वल्स अपॉन 3 और यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैंने y ऑन x ले लिया, और यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी इसको मुझे x ऑन y लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस 4y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x। वापस देख लो, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, दोनों अपोजिट ही है, तो ये बढ़ ही नहीं सकते। तो फर्स्ट इक्वेशन होगा, सेकंड होगा, बोथ होगा कि नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये तो इन्होंने रैंडम दो इक्वेशन दे दी ना, तो बोथ भी आंसर बन सकता है, क्योंकि अगर दोनों में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, वैसा ऐसा कभी तक पूछा नहीं है आज तक, बट दोनों में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, तो दोनों दोनों में सेट हो जाएगा, वो चेक करना होगा फिर। ठीक है, ऊपर वाले में एक में हो रहा था, दूसरे में नहीं हो रहा था, तो जिसमें हो रहा था वो टिक कर दिया। सेकंड वाले में दोनों में ही नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ दीज कर दिया हमने। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये तो और इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, BYX एंड BXY इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल, मतलब स्केल मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ेगा BYX BXY को, और जो प्लस माइनस है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमें क्या बोला हुआ है, u इक्वल टू 2x प्लस 5, v इक्वल टू माइनस 3y माइनस 6, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x मतलब BYX दे दिया हमें, कितना दे दिया है 2.4। व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट v ऑन u, तो देखो y की जगह v आ गया है और x की जगह, क्योंकि हम x से कहां पे जा रहे हैं u पे, y से कहां पे जा रहे हैं v पे, x से कहां पे जा रहे हैं u पे, y से कहां पे जा रहे हैं v पे। तो ये कैसे चेक करना चाहिए हमें, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे BVU का। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर BVU, ध्यान से पूरा डिराइव करके बता रहा हूं, आगे फॉर्मूला रट्टा मारने वाला दिया हुआ है वो नहीं, कैसे होता है वो बता रहा हूं। BVU का फॉर्मूला क्या होगा, R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ V अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ U, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब देखो ये हमने देखा था कोरिलेशन चैप्टर में कि R ऑफ UV एंड R ऑफ XY सेम ही रहता है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट, साइन ऑफ स्केल फैक्टर। यहां पे देखो क्या y -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब r की साइन चेंज हो जाएगी, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं -r। अच्छा, हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। मतलब आप पूरे x को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरे x को 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u की जगह मैं लिख दूंगा 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, कैसा लिख सकता हूं मैं, और यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ v की जगह मैं लिख दूंगा 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। v कहां से डिराइव हुआ है, जब मैंने y को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ v क्या हो जाएगा 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या हो जाए, u क्या हो जाएगा 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसी इक्वेशन को थोड़ा प्रॉपर लिखता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा माइनस r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू 3/2, और ये r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या होता है BYX, और BYX तो मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.4, आगे माइनस साइन लगी हुई थी
तो 3/2 इंटू -2.4 कितना हो जाएगा हमारा, -3.6। ये आपका आंसर बेस बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आर नेगेटिव क्यों आया, मैंने क्यों ले लिया आर नेगेटिव, बिकॉज देखो कल हमने कुछ सम्स पढ़े थे जब हम कोरिलेशन का रिवीजन कर रहे थे। क्या क्वेश्चंस थे वो कोरिलेशन के रिवीजन में? देखो सपोज आर ऑफ एक्स वाई 0.8 है तो आर ऑफ यू वी इधर -0.8 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 से, तो एक प्लस से हो रहा है एक माइनस से हो रहा है, मतलब r की साइन चेंज हो जाएगी। तो यहां पे भी बी वी यू आर ऑफ वी यू था, जबकि नीचे हम लोगों को क्या लेना है, आर ऑफ एक्स वाई लेना है। तो आर ऑफ एक्स वाई और आर ऑफ वी यू सेम होंगे नंबर के टर्म्स में, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में, बट दोनों की साइन ऑपोजिट होगी। क्यों? बिकॉज ये स्केल फैक्टर अगर आप चेक करेंगे तो एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, इसलिए। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और मैंने इसको रटवा के नहीं, मैंने डिराइव करके थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि बी वाई एक्स क्या होता है, बी वाई एक्स से बी वी यू कैसे निकालेंगे, बी वी यू का ये फॉर्मूला था। तो यहां पे मैं r माइनस आर ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूं, स्टैंडर्डेशन ऑफ v की जगह 3 इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y लिख सकता हूं, स्टैंडर्डेशन ऑफ u की जगह 2 इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ x लिख सकता हूं, और उस बेस पे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। सो दिस इज इट, ये हमारा एक और क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं 21। If 4y minus 5x equal to 15 is the regression line y on x, y on x दिया हुआ हो ना, तो उसके टर्म्स में ही लिख दो, y equal to 15 plus 5x upon 4 upon 4, and correlation coefficient between x and y is 0.75, r of xy equal to what, 0.75, what is the regression coefficient of x on y, तो बी एक्स वाई ढूंढना है हमें, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, तो क्या r दे रखा है हमें, हाँ, बी एक्स वाई दे रखा है, नहीं, बी वाई एक्स दे रखा है, हाँ, तो बी वाई एक्स क्या दे रखा है बताइए जरा, 5/4 हो जाएगा बी वाई एक्स, कैसे आया 5/4, यहां से, तो हमें पता है आर स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो आर स्क्वायर कितना है 3/4 इंटू 3/4, ये रहा 0.75 को मैंने 3/4 लिख दिया, इक्वल टू बी वाई एक्स कितना है हमारा 5/4 इंटू बी एक्स वाई, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 कैंसिल कर देंगे, और बी एक्स वाई हमारा हो जाएगा कितना 9/20, 9/20 को अगर हम डिनोट करेंगे तो कितना बैठेगा 9/20, 0.45, तो 0.45 आंसर आ जाएगा आपका। तो देख लो अलग अलग सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज लागू कर रहे हैं, किसी में हमने ये आर स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लागू की है, किसी में हमने जो है वो यूवी वाली प्रॉपर्टी लागू की है। ऐसे ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से। ये सेट बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा प्रॉपर्टीज तो करनी है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सम्स के लिए। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व। मैंने वापस बता दे रहा हूं क्या किया, पहले y के टर्म्स में पूरी इक्वेशन लिख दी, तो वहां से मुझे बी वाई एक्स मिल गया 5/4, ये रहा। r हमें दे रखा है 0.75 और हमने प्रॉपर्टी लगाई आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो 3/4 इंटू 3/4 इक्वल टू 5/4 इंटू बी एक्स वाई, उस तरीके से वैल्यू निकाल के ढूंढा तो आंसर आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अलग अलग वैरायटी देख रहे हैं। 21 पे आ जाते हैं। if 4y minus 5x equal to 15 is the regression line y on x and the coefficient of correlation between x and y is 0.75,
व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। ठीक है, अच्छा ये तो अभी हो ही गया हमारा, 22 पे आ जाता है, सॉरी। तो इफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड दैट ऑफ x ऑन y, तो दोनों रिग्रेशन लाइन दे दी हमें, y इक्वल टू -2x + 3। ठीक है, ये है हमारी y ऑन x, और x इक्वल टू -y + 3 अपॉन 8 8 को नीचे ले आया। फिर हमें बोला हुआ है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब आर स्क्वायर ढूंढना है हमें। आर स्क्वायर क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू, इनफैक्ट आर स्क्वायर भी नहीं, आर ढूंढना है। तो आर कैसे ढूंढेंगे, बी वाई एक्स दिया हुआ है क्या, बी वाई एक्स, यस, कितना दिया हुआ है, -2। बी एक्स वाई दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है, -1/8। याद रखना कि इसमें तो पॉजिटिव आ रहा है ये 2/8, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 2/8 अगर आर स्क्वायर है तो मतलब ये 1/4 लिख सकता हूं इसको। तो आर क्या हो जाएगा फिर इसका अंडर रूट, तो 1/2। आपका मन होगा 1/2 लिखने का, बट 1/2 नहीं लिख के हम कितना लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे। बताइए क्यों -1/2 लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, कौन सी, साइन ऑफ आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड कोवेरिएंस इज सेम। फिर से पूरा सम बता रहा हूं, क्या करेंगे, y की वैल्यू बी वाई एक्स की इक्वेशन दे दी है, बी एक्स वाई की इक्वेशन दे दी है, और इससे मुझे बी वाई एक्स कितना मिला, -2, बी एक्स वाई कितना मिला, -1/8। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर 2/8 आ गया, आर 1/4 आ गया, 1/4 का अंडर रूट आ गया। तो 1/4 का अंडर रूट कितना होता है, 1/2। तो अब आप क्या बोलोगे, 1/4 का अंडर रूट तो 1/2 है, 0.5 दिख भी रहा है, टिक कर दो। बट वहां वो प्रॉपर्टी लागू होगी क्या, कि देखो अगर बी वाई एक्स नेगेटिव है, बी एक्स वाई नेगेटिव है, तो आर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। इसलिए ये क्या आ जाएगा, -0.5 बनना चाहिए रेदर देन 0.5। दो सम से सेम प्रॉपर्टी लागू कर रहे हैं, कौन सी, आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ऐसा। डन है, और आगे चलते हैं। इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x मतलब बी वाई एक्स हो गया, एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y and variance of y are this and this respectively, what is the variance of x। यहां पे ये नेगेटिव नहीं है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x कितना दे दिया है, 3/4, r कितना दे दिया है, √3/2, और वराइंस ऑफ x कितना दे दिया है, 4, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ x 2 हो गया। अरे ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला है हमारा, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड ऑफ अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ एक्स। पांचवा फॉर्मूला शॉर्टकट वाला जो आज ही डिराइव किया था। तो आर कितना है गाइस, √3/2, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ y कितना है, नहीं पता। स्टैंडर्ड ऑफ x कितना है, 2, और ये कितना है हमारा, बी वाई एक्स कितना है, 3/4। तो बेसिकली हम लोगों को इससे आई थिंक बहुत इजी सा डायरेक्ट पार्ट है, सॉल्व कर सकते हो। अब इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, मैनेज हो जाएगा, और इससे आपका वैल्यू भी बन जाएगा। वराइंस ऑफ, ओ गड़बड़ कर दी मैंने, रुको रुको रुको, लिखा उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। अब सही हुआ, ये वराइंस ऑफ y हम लोगों को दे रखा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इधर ही बेस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ x हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम देखें तो √3/2 इंटू 2 इंटू 4/3, ऐसा लिख सकता हूं मैं। क्यों इंटू 4/3 लिख देंगे, क्योंकि वो उधर चला गया तो अपॉन में आ गया, तो 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब
अगर हमें वरायंस देखना है तो इस पूरे का स्क्वायर कर दे दोनों साइड पे, तो ये बन जाएगा आपका क्या, √3 × √3 × 4 × 4 अपॉन 3 × 3। तो √3 कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा 16/3। चेक कर लीजिए, होना चाहिए हाँ। इनफैक्ट पहले मैंने वेरिएबल्स जो है वो स्वैप कर दिए थे, वेरिएंस ऑफ y और x को, तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्डेशन ऑफ y दिया है, उस बेस पे वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए 24th। if y equal to 3x plus 4 is the regression line y on x and arithmetic mean of x is -1, what is the arithmetic mean of y? अरे दोनों रिग्रेशन लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है, x बार और y बार। तो ऐसे केस में तो कुछ नहीं करना, हमें ये पता ही है y कैप इक्वल टू 3 × x बार प्लस 4 फॉर द कॉमन वैल्यूज। तो उस टर्म्स में यहां पे मैं x बार की वैल्यू -1 डाल दूंगा, तो y बार की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 1। तो 1 आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज कभी भी अरिथमेटिक मीन वाला क्वेश्चन आए तो हमको उसको नॉर्मल सॉल्व फॉर x एंड y कर देना है, उससे हमारी वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। सो ये हमारा प्राइमरी बेस है, x की जगह मैंने -3 डाल दिया क्योंकि हम लोगों को सिंपल अरिथमेटिक मीन ढूंढना है। तो सर एक इक्वेशन दिए तो भी ऐसा ही होगा क्या? हाँ, दो तरह के सम आ सकते हैं, या तो दोनों इक्वेशन दे देंगे, x बार y बार नहीं बोलेंगे, वो ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो एक ही इक्वेशन देंगे तो x बार या y बार में से एक वैल्यू देंगे, उसमें पुट करोगे तो उससे दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ये बेस है। तो अगर वैरायटी के टर्म्स में जाए हम लोग, तो एक तो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि कौन सी इक्वेशन है, दूसरा r² by(x) bxy वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तीसरा अरिथमेटिक मीन ऑफ x बार एंड y बार आ सकता है, चौथा कोई भी फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकता है, पांचवा थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों कहां इंटरसेक्ट करेंगे, x बार y बार पे, ठीक है। अगर r 0 है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, r +1 -1 है तो क्या हो जाएगा, कोइंसाइड। कौन सा मेथड यूज करते हैं, लीस्ट स्क्वायर। by(x) में कौन इंडिपेंडेंट है, x, bxy में कौन इंडिपेंडेंट है, y। जो हमारा इक्वेशन है उससे कौन सी वैल्यू आती है, एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड और एक्चुअल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एरर। ऐसे थियोरी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो वो भी डिराइव कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो आप। और इस बेस पे आपका ये जो रिग्रेशन है, ठीक है, रिग्रेशन में 5 फॉर्मूलाज, कुछ प्रॉपर्टीज और वो पार्ट, इसमें मेरे हिसाब से आपको हमेशा ये वाला क्वेश्चन 21, ठीक है, 20, 18, 19, ठीक है, ये तो मस्ट डू क्वेश्चंस है। अरिथमेटिक मीन वाले फिर भी ठीक है, बट 18, 19, 20, 21 एंड ऑल्सो दिस 23 वाला क्वेश्चन, दीज आर गुड क्वेश्चंस। वैसे सेट भी पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोरिलेशन रिग्रेशन का, मैंने अभी रिवीजन में वही कवर किया अलॉन्ग विद प्रॉपर्टीज, तो उसके बेस पे आपका कवर हो जाना चाहिए वैसा। चलिए अब आपके कोई डाउट्स है तो मैं वो डाउट्स ले लेता हूं, बताइए डाउट्स।